हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि पश्चिम बंगाल में मात्र 5 महीने पर चुनाव होने को है। 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़नी है, तो बीजेपी को उस राज्य में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ाई करनी है जहां कभी भी उसकी सरकार नहीं रही। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हत्याओं की खबरें बंगाल से आने लगी हैं। साथ ही सत्ताधारी टीएमसी के खेमे से बगावत की खबरें भी आ रही हैं। आज एक और विधायक ने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो फिर ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ है कि दावा भले ही त्रिकोणीय लड़ाई का हो, मगर सीधी सीधी जंग तो ममता और मोदी के बीच होनी है। दीदी, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। बंगाल के अंदर आप परिवर्तन करेंगे? जरा जोर से बोले, करेंगे? अरे सिर्फ परिवर्तन नहीं करना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए तृणमूल कांग्रेस को। बोलता है हम अभी चौकीदार है। क्या चौकीदार क्या है? ममता दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है। चौकीदार कैसा है? चौकीदार कैसा है? भारतीय जनता समर्थक को आह्वान करना चाहता हूं, ये 19 सरकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, विवेकानंद रामकृष्ण की धरती पर, गुरुवर टैगोर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। हमारा विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। और विजय का वो रथ रुके ना। बंगाल में इस बार बीजेपी चूके ना। जीत का वो मंत्र टूटे ना। इसीलिए राजनीति के चौसर पर वो बिसातें अभी से बिछने लगी है जो ममता दीदी की सत्ता के लिए सबसे बड़ी बाधा बनने को बेकरार है। और तैयारी इस बात की भी हो चली है कि ममता बनर्जी के गढ़ में उनको ऐसी चुनौती दी जाए कि ना सिर्फ उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए, बल्कि सत्ता में वापसी के सारे रास्ते भी बंद कर दिए जाएं। मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब दूर से आवाज आएगी, पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा चुपचाप, आप बोलेंगे कमल छाप। ठीक है? चुपचाप, 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 चुपचाप। और उसका पहला मंत्र यही है, चुप पे चाप कमल छाप। क्योंकि टीएमसी के काडर को खुलेआम तोड़ना किसी भी लिहाज से किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। मगर बीजेपी ने अब पश्चिम बंगाल को 5 हिस्सों में बांटकर अपने पंच से चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है। और एक बात यह भी साफ है कि ममता बनर्जी की पकड़ 2011 जैसी बंगाल में रही नहीं। पीएम मोदी के हमलों से ममता का दुर्ग 2019 में ही दरकने लगा है। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दीदी पीछे रहकर कैसे कैसों की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है। नाम का शासन टीएमसी रखा है, लेकिन कारोबार दीदी ने जगाई मधाई चला रहे हैं। दीदी के अत्याचार ही
उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प और मजबूत कर रहे हैं। और इस संकल्प के सहारे धीरे धीरे बीजेपी ममता के गढ़ में अपनी सियासी गुफ्तगू को बुलंद करने लगी है, जिसका एक नजारा, जिसका एक इशारा आज ही मिल गया। क्योंकि आज 2 दशक से टीएमसी में रहे और कूच विहार से टीएमसी के विधायक मिहिर गोस्वामी ने टीएमसी छोड़ने का ऐलान खुलेआम फेसबुक पर कर दिया और लिखा, जिस पार्टी में सम्मान शब्द ही अनुपस्थित है वहां मैंने 22 साल काट दिए। अपने मन में बार बार ये सवाल उठता है कि ये कैसे संभव हुआ, तो जवाब सिर्फ एक ही मिलता है, दीदी। पार्टी में बिना किसी कारण के मैंने बहुत अपमान सहा, लेकिन सिर्फ दीदी थी इसलिए, और जिसके विश्वास पर मैं इतने दिन तक टिका रहा। लेकिन अब अचानक ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी दीदी की नहीं रही। मेरी पार्टी अब मेरे लीडर के हाथ में नहीं है, इसलिए अब ये पार्टी मेरी नहीं है, ना ही हो सकती है। तो क्या ऐसे में इस पार्टी से अपने सारे संबंध तोड़ देना स्वाभाविक नहीं है? और ये पहला मौका नहीं है जब किसी विधायक ने ममता के खिलाफ बगावत की हो, बल्कि इससे पहले ममता सरकार में मंत्री और चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने पोस्टरों से ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर बीजेपी में जाने के संकेत दे दिए हैं। और तो और नारे भी बीजेपी के तेवर और कलेवर वाले लगा रहे हैं। तो ऐसे में संकेत साफ है कि ममता के लिए आने वाला चुनाव आसान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दमदार होता संगठन है, तो दूसरी तरफ अपने ही संगठन में होता विद्रोह। और यकीन मानिए ये विद्रोह उस नेता के खिलाफ होने लगा है जिसने ताउम्र संघर्ष की राजनीति की और उसी के दम पर सत्ता हासिल की। क्योंकि देश ये भूला नहीं है कि लेफ्ट की हिंसक राजनीति के खिलाफ कैसे ममता सालों तक सड़कों पर लड़ती रही, एक साधारण महिला जो अपनी सूती और सादगी के दम पर पूरे बंगाल की दीदी बनी। लेकिन वक्त की जिस हिंसक धूल को हटाने के लिए ममता सत्ता में आई, उसी हिंसक धूल में खुद भी लिपटती चली गई। और एक वक्त में जिस गुंडागर्दी को लेकर ममता लेफ्ट के लाल दुर्ग पर हमले बोलती रही, उसी की शिकार अब खुद भी होने लगी है। और बदलते वक्त के साथ ममता राज में राजनीतिक हिंसा भी बढ़ने लग गई, क्योंकि तारीखों को पलटेंगे तो पाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीते 1 साल में 48 राजनीतिक हत्याएं हुई और उन राजनीतिक हत्याओं का केंद्र साउथ बंगाल रहा है, क्योंकि 48 में से 37 हत्याएं साउथ बंगाल के ही इलाके में हुई हैं, जिसमें से 28 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जबकि राजनीतिक संघर्ष में 18 टीएमसी कार्यकर्ता भी मारे जा चुके हैं। और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं की होती हत्या को बीजेपी ने अपने बलिदान का हथियार बना लिया है। कार्यकर्ताओं ने लड़ाई किया है, बलिदान दिया। 120 से ज्यादा लोगों का राजनीतिक हिंसा में बलिदान हुई है। आज भी हत्या हुई है कुछ बिहार में। तो ये जो इसके देख करके कार्यकर्ताओं की जो मनोबल बढ़ा हुआ है, केंद्र के हमारे जो नेतृत्व बार बार बंगाल में जाकर हिम्मत बढ़ाई है। और हम लोगों का हर कार्यकर्ता अब पूरा एक्टिव होकर के गांव-गांव तो पहुंचे हुए हैं। बूथ तक हमारी कमेटी है। तब लोगों को भरोसा आया कि बीजेपी यहाँ परिवर्तन कर सकता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई चरण नहीं था। 6 चरण हुए, 6 के 6 चरण। ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां हिंसा ना हुई हो। ये दीदी के अहंकार का ही परिणाम है। अगर ऐसा कोई दिन आएगा, और यकीन मानिए जैसे हमले आज की तारीख में ममता बनर्जी पर होने लगे हैं, ऐसे ही कुछ हमले 10 साल पहले मां माटी मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी लेफ्ट के शासन पर किया करती थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और हमलों का बाण ममता दीदी की तरफ भी घूम गया। और अब तो गांव-गांव, गली-गली घूमकर बीजेपी बता भी यही रही है कि सिस्टम चौपट हो चला है, तंत्र बर्बाद हो गया है, नेता दागी निकल गए। सबको मौका दिया, एक मौका हमें भी दे दीजिए। देखिए यहाँ पे सबको मौका मिला है, लेकिन एक ऐसा बात है कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरह पूरे देश का विकास हो रहा है उस तरह बंगाल का भी विकास होना चाहिए हम लोग के हिसाब से। इसलिए अभी बंगाल में बीजेपी का जरूरत है।
समय के हिसाब से। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण राज्य में बीजेपी को मौका देना चाहिए। बीजेपी जिस स्तर पे काम कर रहे हैं आज, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ न्यूज़, बाकी चीज़ों में देखता हूँ देश का विकास, हर एक चीज़ों के मामले में मैं तो कहता हूँ हर एक राज्य में होना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में तो मौका देना ही चाहिए। आज मतलब बहुत पीड़ा लग रहा है। बंगाल जहाँ जन्मभूमि है हम लोग का, जहाँ हम लोग पले बड़े हैं, आज ऐसा हालत नौबत आ गया ना, बिहार से भी पीछे आ गए हम लोग। बिहार में इतना बड़ा चुनाव हो गया, एक भी माँ का बेटा खोया नहीं है। लेकिन बंगाल में अगर क्लब का चुनाव होता है ना, पंचायत का चुनाव होता है, उसमें तो मतलब हजारों आदमी मतलब बलि हो रहे हैं। 34 साल का सीपीएम का राज चला है, अभी टीएमसी चल रहा है, लेकिन 34 साल के बदतर अभी जो सरकार चल रहा है बदतर हो गया है। मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम। सिंडिकेट का राज है अभी। और बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया, जमीन पर वैसा नजारा 2019 के चुनाव के साथ ही हल्का हल्का दिखने भी लगा है। और ऐसे में जरा पश्चिम बंगाल के नक्शे की मदद से ये समझने की कोशिश कर लीजिए कि फिलहाल कौन सी पार्टी कहां पर किस स्थिति में बढ़त बनाए हुए है। उत्तर बंगाल का ये जो इलाका है, यहाँ बीजेपी 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली, जबकि एक कांग्रेस के खाते में गई टीएमसी का यहाँ से सफाया हो गया। और दक्षिण बंगाल में जहाँ खूनी संघर्ष होता है, वहाँ आज भी टीएमसी की पकड़ काफी मजबूत बनी हुई है। और अब बीजेपी की कोशिश टीएमसी के गढ़ और दक्षिण बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया जैसे जिलों को भेदने की है, जिसके लिए बीजेपी अपने बड़े रणनीतिकारों सुनील देवघर, विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, शिव प्रकाश सिंह और दुष्यंत गौतम को पश्चिम बंगाल भेज रही है, जो नवंबर के आखिर में रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। और उस रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों का सिलसिला पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी महीने की 5 तारीख को पश्चिम बंगाल का दौरा कर एक बार वहां की राजनीतिक टोह भी ले ली है और मारे गए कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन कर ये भी बता चुके हैं कि चुनावी मुद्दों के केंद्र में मुद्दा तो यही प्रखर होगा। दरअसल भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सांगठनिक ढांचा और उसके नेता नरेंद्र मोदी के नाम की विश्वसनीयता है, जिसे वो ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह कार्ड भाजपा का चला तो निश्चित रूप में बंगाल की तस्वीर अलग हो सकती है। बाकी बात रही सीटों के गुणागणित की, तो पश्चिम बंगाल में 85 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और उस पर एक छत्र टीएमसी का दबदबा है। नॉर्थ बंगाल में 55 सीटें ऐसी हैं जहां बांग्लादेश से आए हिंदू रिफ्यूजी ज्यादा हैं और बीजेपी को वहां एक तरफा बढ़त दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 25 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल हैं, जहां टीएमसी की पकड़ तो है मगर बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब होती दिख रही है। यानी उत्तर बंगाल समेत 165 सीटों का हिसाब तो क्लियर है, जिनमें से 80-85 सीटों के रेशियो के साथ टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। लेकिन असली लड़ाई तो दक्षिण बंगाल की 129 सीटों पर होनी है, जहां से आए दिन बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष की कहानियां सामने आती हैं। आज भी कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और कूच बिहार से उठी चीखों की गूंज को कोलकाता पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कह दिया, चुनाव में हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। We must protect and stop political violence. मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। और ऐसे में राज्यपाल ने किसी का नाम नहीं लिया, बाकी सीएम ममता बनर्जी को सब कुछ कह दिया। और अंदाजा लगाइए, अभी ना चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ना ही कोई आचार संहिता लगी, लेकिन बंगाल का सियासी माहौल इस सर्द मौसम में इतना गर्म हो चला है, तो गर्मियों में होने वाले चुनाव में होगा क्या, इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है।